आधे ससुराल का भाड़ा। ये कहानी शुरू होती है वृंदा भवन से, जहाँ पार्वती अपने 2 बेटे, बहू, पोते पोतियों के साथ रहती थी। वृंदा भवन एक बहुत ही खुशहाल घर था, जहाँ से आज तक कभी भी थैंक यू झगड़े फॉर की वॉचिंग आवाज बाहर हमारी नहीं आई प्यारी थी। कहानियाँ। सुबह सुबह पार्वती मंदिर से अपने घर लौट रही होती है, तभी कहीं से उड़ता हुआ एक ग्लास उसके पैर के पास आ गिरता है। घरों से कचरा फेंकते फेंकते ये लोग घर से बर्तन भी फेंकने लगे। हवा से नहीं आया, विमला के घर से आया है, उधर देख। तभी पार्वती की पड़ोसन विमला के घर की रसोई से एक पतीला बाहर आता है और फिर बहुओं की जोर जोर चिल्लाने की आवाजें आनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, ये तो आजकल के घरों का हाल है। क्या गृहस्थी चलाएंगी ये बहुएं, खुद ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती है। बेचारी विमला, बहुत मुश्किल से पढ़ा लिखा कर इसने अपने बेटों को लायक बनाया था। बहुओं के परिवार वालों से 1 रुपया तक नहीं लिया था शादी में, और अब देखो। पार्वती ये कह रही थी कि विमला की बहुएं लड़ती हुई मोहल्ले में आ जाती है। घर पर लड़ते तुम दोनों का मन नहीं भरा, जो मोहल्ले में आकर लड़ने लग गई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वहीं बेशर्मों की तरह विमला की दोनों बहुएं गिर गिर कर हाथापाई करने लगती है। अरे जान से मार दूंगी क्या एक दूसरे को तुम दोनों। धन्य भाग्य है पार्वती तेरे, एक बार कम पैसे में जीवन आदमी चला सकता है, पर शांति के बिना नहीं। पूरे मोहल्ले में एक तेरा घर है, जहाँ आज भी कायदा कानून वैसे ही बरकरार है। हाँ, भगवान की दया से अच्छी बहुएं आ गई। भगवान करे ऐसे ही उनका प्यार बना रहे, मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मुस्कुराती हुई पार्वती अपने घर जाती है, जहाँ दरवाजे पर दूध लिए अजित दूध वाला खड़ा था। भाभी जी दूध आई। क्या अजित भैया, कल दूध एकदम पानी जैसा दिया था आपने। मुझे तो चल जाता है, मेरे बच्चे ऐसा दूध नहीं पीते। जेठ जी को खाटी दूध की आदत है, ध्यान रखा करिए। यही तो देखकर दिल को सुकून मिलता है बहू, जहाँ मोहल्ले में एक ही घर की 2 बहुएं एक दूसरे की जान की दुश्मन बनी बैठी है, वहाँ किस तरह तू अपनी जेठानी के परिवार को अपना समझती है। वैसे भाभी, आज 1 पाव दूध कम है। ये सुनते ही सीमा वहाँ आती है। कोई बात नहीं, कम है तो मुझे 1 पाव कम दूध दे देना, पर तू पूरा दूध लेना नैना, तुझे दही भी तो जमानी है ना। तो कुछ इस तरह का नजारा था वृंदावन निवास का। अपने हिस्से में कम दूध लेकर सीमा रसोई में चली जाती है। ये नैना क्या समझती है कि मम्मी जी के सामने अच्छे बनने का ड्रामा करके घर का बड़ा हिस्सा वो ले लेगी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। भागलपुर की हूँ मैं, 1 इंच भी मेरे हिस्से का जाने नहीं दूंगी, भले उसके लिए 1 पाव दूध छोड़ना क्यों ना पड़े। इधर रसोई में सीमा खुद से बात करके अपनी भड़ास निकाल रही थी, वहाँ नैना अपनी माँ से फोन पर बात कर अपनी चिढ़न निकाल रही थी। न जाने कब इस घर का बंटवारा होगा मम्मी, सबसे बड़ी कमी तो मेरे पति की है। जब भी लगता है कि बंटवारा हो सकता है, ये अपने भाई के नाम की माला जपना शुरू कर देते हैं। अगर यही अच्छा कमाते होते ना, तो इस घर को छोड़कर मैं तो कब का जा चुकी होती। पर नहीं ना, इनका पेमेंट आप तो जानती है, जॉइंट फैमिली है, खर्चा तो मैनेज हो जाता है, इसी कारण बस चुप हूँ मम्मी। शाम के बाद चाय पीते हुए हरि और पार्वती बातें कर रहे थे। भगवान ने हीरे जैसे बेटे दिए, इतनी प्यारी प्यारी बहू दी, बस जरा पैसे भी ठीक ठाक होते तो फिर टेंशन ना रहती। तभी अपने सास ससुर को इस बात पर बात करता देख नैना फौरन वहाँ कर बैठ जाती है। यही सही वक्त है, पापा जी के पास 2 FD है, मैं भी जरा अपना गम सुना देती हूँ। इसी बहाने अगर एक भी FD तोड़ दी तो 20 लाख तो यूं आ जाएंगे। बात तो सही कह रहे हैं पापा जी आप, कभी किसी का बुरा करना नहीं चाहा इन्होंने, पर देखिए ना, कमाई के नाम पर 17,000। अब 17,000 में घर कहाँ चलता है। जो कुछ लाते हैं सारा माँ के हाथों में रख देते हैं। अब तो स्कूल का नया सेशन भी आने वाला है, बच्चों के एडमिशन फीस, स्कूल ड्रेस, पता नहीं सारा खर्चा कैसे मैनेज होगा। और उसी वक्त हाथ में राशन का थैला लिए सीमा बाजार से वापस लौटती है। हद कर दी इस नैना ने, एक मौका नहीं छोड़ती माँ बाबूजी को इम्प्रेस करने का। तो बाहर क्या गई, देखो तो कैसे माँ बाबूजी की चापलूसी करने बैठ गई। ऐसे ही कहीं मेरी पीठ पीछे ये इसे कुछ ले ना ले। राशन कितना महंगा हो गया है मम्मी जी, एक तो बेचारे ये कितना कम कमाते हैं, आप तो जानती हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास ये मकान है, वरना न जाने सब कैसे होता।
इतनी तकलीफ हो रही है सबको तो कुछ तो करना ही पड़ेगा हरी जी। हम भी इनके माँ बाप हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं। हम तो ऊपर रहते हैं, नीचे का तल्ला तो पूरा खाली पड़ा है। मैं क्या सोच रही हूँ कि नीचे का हिस्सा किराए पर लगा देते हैं, 30-40 हजार तो उससे आ ही जाएंगे और घर का बजट भी संभल जाएगा। क्यों बहू? हाँ एकदम सही मम्मी जी। हाँ एकदम सही मम्मी जी। ये सुनते ही दोनों बहुएं खुशी के मारे एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आखिरकार उनके हाथों में पैसे जाने वाले थे। रात को अपने समय से अनुज और नयन घर आते हैं। नैना और सीमा मिलकर सभी को खाना परोसती है और टेबल पर शुरू हो जाती है रेंट रखने की बातचीत। ये बहुत सही फैसला किया मम्मी आपने। नीचे 5 कमरे खाली पड़े हैं, एक क्या 2-2 परिवारों को रेंट लग सकता है नीचे। लग ही सकता है, लगवाना हो तो 3 परिवार को भी दे सकते हैं। 2-2 कमरे 2 फैमिली को दे देंगे और एक सिंगल कमरा किसी बैचलर को दे देंगे। जितने ज्यादा रेंटर उतना ज्यादा पैसा। तो अब इस चिंदी चोरी पर उतर आ रहे हैं लोग। इस तरह तो फिर दिक्कत है ना भैया। अब देखिए, अभी तो हम सब साथ में रहते हैं, कोई कहीं भी रह लेता है, पर मेरा कमरा पड़ता है दाएं तरफ, यानी दाएं तरफ में घर के नीचे वाले हिस्से में जो 2 कमरे आए वो तो मेरे हिस्से के हुए, और वैसे आप लोगों की तरफ तो 3 कमरे चले जाएंगे। तो ये तो गलत बात हुई ना, मतलब ये तो गलत बात हुई ना। हाँ, भाड़ा आपको 3 कमरे का और हमें 2 कमरे का, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ बस कर दी ना ऊंची बात। अरे अभी तो हमने 3 कमरे 2 कमरे वाली कोई बात कही नहीं। ये तो खुद तेरे दिमाग के फितूर है। बड़ी भाभी करती रहती है, ये था तेरे मन में। अब तूने अपना असली रंग दिखाई दिया ना, तो कमरे अब 3 और 2 करके ही पटेंगे। ओह, तो सारा दिमाग आप ही लगा लेंगी सीमा जी। तो तुझे क्यों आग लग रही है? तू भी लगा ले दिमाग। तू भी अपना एक कमरा अलग अलग बैचलर को दे दे। एक कमरे में तूने दिखा दिया, जा ऊपर में जो इतना बड़ा कमरा लेकर बैठी है ना, मैंने तो कभी नहीं बोला। कभी देखा है मेरे कमरे का हाल? किसी कबूतर खाने से भी छोटा दिखता है। हाँ, जैसे मैंने आपको वो कमरा दिया था। मैं तो जब इस घर में आई थी, आप उस घर कमरे को खुद ही लेकर बैठी थी। मुझे तो बचा कुचा कमरा दिया गया था, वो भी किसी तरह मेरे पापा ने तुड़वाकर कमरे की मरम्मत करवाई। वरना जैसी मेरे कमरे की हालत थी ना, मुझे तो लग रहा था कि शादी की पहली रात कहीं परलोक ना सिधार जाऊं मैं। हाँ, रेंट आने की बात तो दूर है, अभी तो बस आइडिया रखा गया था कि पार्वती की आंखों के सामने उसकी हीरे जैसी बहुएं लड़ना शुरू कर देती हैं। ये तुम दोनों को क्या हो गया? हैं? ये कैसे बातें कर रही हो तुम? तब नैना को समझ में आता है, अरे वो तो अपनी सास के सामने झगड़ रही है। घबरा गई मम्मी जी, घबरा गई। हम तो मजाक कर रहे थे, है ना सीमा भाभी? हाँ मम्मी जी, कमरा किसी के भी हिस्से का हो, क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से? हमें तो कभी मतलब ही नहीं रहा, है ना? घबरा कर नैना और सीमा अपने अपने कमरों में चली जाती है। अभी सब कुछ मम्मी जी के सामने आ जाता, और ज्यादा बुरी अगर मैं दिख जाती तो मेरे हिस्से में आता हुआ रेंट भी चला जाता। ना बाबा ना, अब मैं कुछ ना बोलूंगी। कितनी तेज है नैना, मेरे मुंह से उसने बोली निकलवा ही दी। अब भी मम्मी जी के सामने बेकार में मैं बुरी बन जाती और हाथ आता हुआ रेंट भी चला जाता। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ना जी ना, मुझे नहीं बनना बुरा। इतने दिनों से अपने मन में जलन लिए नैना और सीमा जो अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही थी, वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। किसी तरह नैना उस वक्त तो सब कुछ संभाल लेती है, पर कहते हैं ना, अगर आप चिप्स के पैकेट फाड़े और एक पीस खाकर रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगली सुबह भी कुछ ऐसा ही होता है। रोज की तरह सीमा रसोई में काम कर रही होती है। फोन पर बात करती हुई नैना रसोई में आती है। मैंने तो भाभी को माँ समान माना था मम्मी जी, पर मुझे क्या पता था अपने मन में भाभी इतना कुछ लिए बैठी है। वो तो कल बस मैंने बात को किसी तरह संभाल लिया, वरना न जाने क्या होता। मुझे तो लगा था कि माँ जी को हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ओह, तो तू अब मेरी चुगली माँ जी से कर रही है? तो ये भी सुन ले, माँ जी भाड़े के पैसों के बंटवारे की बात भी आपकी बेटी ने की थी, और यहाँ फिर से सीमा और नैना सब कुछ भूल भाल कर रेंटर्स को लेकर कलेश करना शुरू कर देती है। अपनी बहू की आवाज सुनकर पार्वती रसोई में जाती है। अरे बहू, ये क्या मजाक है?
तुम दोनों बार बार लड़ने का ड्रामा क्यों कर रही हो? ड्रामा नहीं मम्मी जी, कोई ड्रामा नहीं कर रही यहाँ। ये लड़की खुद को मेरी देवरानी कहती है, पर कितनी जलन है इसके मन में। अब आप ही बताइए, अब तक हम जब घर में रह रहे थे तो इसकी कमरे की तरफ का हिस्सा इसका हिस्सा था और मेरी तरफ का हिस्सा मेरा। तो आज जब किराएदार आने की बात आई तो सब कुछ हिस्से के हिसाब से ही होना चाहिए ना। अब मेरे तरफ 3 कमरे हैं तो 3 कमरों का भाड़ा मुझे मिलना चाहिए। अब इसमें पैसे का बंटवारा क्यों हो? मतलब हर तरफ से मैं ही घाटे में रहूं? तब ये भी सुन लीजिए भाभी जी, अगर रेंटर्स आएंगे तो पानी भी इस्तेमाल करेंगे और पानी हमेशा नयन जी ही चढ़ाते हैं। आज तक जेठ जी ने घर के किसी काम में भी हाथ नहीं बटाया। ऊपर से भी हालत खराब थी और नीचे जाने की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, उसे भी ठीक मेरे पति ने करवाया। उस हिसाब से मेरा और ज्यादा हिस्सा बनता है। अपनी बहू को कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ता देखकर पार्वती कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी इस लड़ाई के बीच में अनुज आकर कहता है, मम्मी जी के जो पैसे बैंक में लगे हैं उसका इंटरेस्ट भी पीछे से नयन को मिलता था, तब तुम कहाँ थी नैना? और आज जब हमें फायदा होता दिखा तो कलेश करने आ गई। क्या मम्मी जी, आप अपने पैसों का इंटरेस्ट नयन को दे रही थी? ये क्या बात हुई मम्मी जी? काम करें हम और फायदा मिले इसे, ये तो गलत बात है। तो इतने दिनों से अच्छे बने रहने का नाटक कर रहे थे तुम सब, पैसे की बात आते ही कैसे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए तुम सब में बस मेरा एक नयन ही अलग निकला। तभी नयन वहां आकर कहता है, अब बात निकली है तो ये भी सुन लो फिर। कमाता हूँ मैं 27,000 और पूरे 17,000 मम्मी के हाथ में रखता हूँ। आप कितना देते हैं मम्मी को? 12,000। थैंक यू फॉर वॉचिंग तो हमारी ये कौन प्यारी सा कहानी। करोड़ों में कमाते हैं? 40,000 में होता ही क्या है आजकल? लीजिए पापा, ये देखिए, गरीबी का रोना रोने वाली आपकी बहू का पति 40,000 कमाता है और देता है बस 12,000। ये है इन लोगों का असली रूप। मेरी कसम है तुम लोगों को, अगर आप किसी ने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो। अब क्या था, पैसे की बात आती ही सभी का रूप सामने आ जाता है। वृंदा निवास जो अब तक सबकी नजरों में सबसे अच्छा परिवार था, अब लोग उसकी बातें बनाने लगे थे। हर वक्त अब वृंदा निवास से जोर जोर से चिल्लाने की ही आवाजें आती। एक तेरा ही घर बाकी रहा था पार्वती, बस तेरे ही घर में सुख शांति थी। न जाने किसकी नजर लगी है तेरे घर को, जब देखो चिल्लाने की ही आवाजें आती रहती है। अरे जरा समझा अपनी बहू को। बहू क्या, मेरे बेटे भी वैसे ही है। कभी मैंने सोचा नहीं था कि ये सब ऐसे निकलेंगे। इतना कुछ मन में भर रखा है सभी ने एक दूसरे के लिए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अचानक इन सबकी मति को हो क्या गया। विमला से मिलने के बाद पार्वती अपने घर आती है। उससे आए 10 मिनट ही होते हैं कि तभी दरवाजे से अनुज आता है। अपनी तरफ के कमरे के लिए मैंने 2 किराएदार ढूंढ लिए मम्मी। 1 हफ्ते में वो लोग हमारा कमरा देखने आएंगे और जल्द से जल्द मैं उन्हें नीचे का कमरा किराए पर दे दूंगा। नीचे के कमरे में जाने के लिए आपको सबसे पहले बाहर का शटर खोलना पड़ेगा भैया। और शटर किसने लगवाया था? मैंने। पहले उसका हिसाब कर दीजिए, फिर अंदर ले जाइएगा अपने किराएदारों को, वरना ज्यादा दिमाग खराब हुआ मेरा तो शटर पर ही ताला लगा दूंगा। ये देखो, ये बोला सपूत। भाभी, नाना के हाथों का खाना तो मेरे गले से नीचे नहीं उतरता। आप मेरे लिए पूरियां बना दो भाभी, आप मेरे लिए पुलाव बना दो भाभी, आप मेरे लिए ये वो बना दो। मुझसे काम करवाते वक्त ये सब दिमाग में नहीं आया तेरे? नैना से रिश्ता लगवाने के लिए कम भाग दौड़ करवाई क्या तुमने? अब उसका भी हिसाब कर। शादी के पहले मेरा ही राशन खाता था तू। दे वो पैसे मुझे, फिर हटा लेना नीचे का शटर। ओहो, ये देखो बड़ा भाभी भाभी करते थे ना तुम, देख लो गिना देना रोटी उन्होंने। और आप तो ऐसे बोल रही है